अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। सैलाब की अगर आप बात करें, अब जो पानी का बहाव है वो ज़रूर कम हुआ है। सेंट्रल पंजाब की बात करें, इवन जो साउथ पंजाब है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में पानी मौजूद है। और उसके बाद के जो मनाजिर हैं, जो लोग अपने घरों से बेघर हुए हैं और जो नुकसानात हुए हैं, उसका तो तखमीना हुकूमत बाद में लगाएगी, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। इवन के सखर मुल्तान मोटरवे जो है उसका एक हिस्सा जो है इवन वो भी पानी की नज़र हुआ है। और जलालपुर पीर वाला जो तहसील है मुल्तान की, जो इस सारे सैलाब का जो जनूबी पंजाब में एपी सेंटर था, वहाँ पर अभी भी कई इलाके पानी के ज़ेरे आब हैं। और बताया यह जा रहा है कि क्योंकि सतलज और चिनाब दोनों जो रिवर हैं वो वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन जो सतलज है उसने जो 40% अपना रास्ता है वो तब्दील किया है, और जिसकी वजह से वहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम है। और इस बारे में डिस्कशन हो रही है कि जो मोटरवे है वहाँ पर बड़ा शिगाफ डाल के पानी के उस बहाव को कम किया जाए। जाहिर है कि इस पर भी डिस्कशन होती रहेगी, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बीच एक तरफ तो शहबाज रेस्क्यू एंड रिलीफ, लेकिन जब रेस्क्यू एंड रिलीफ का फेज़ ख़त्म होगा तो फिर जो असेसमेंट शुरू होगी कि नुकसानात कितने हुए हैं, और नुकसानात की बुनियाद पर फिर गवर्नमेंट जो है जो भी कॉम्पनसेशन का ऐलान करेगी। और कॉम्पनसेशन के लिए ये तो बात तय है, कितने नुकसान हुआ है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो बजट था, जो एडिशनल रिसोर्सेज तो अब आपको चाहिए कि इन लोगों को जो आपने रिहेबिलिटेट करना है। तो इसके हवाले से आपके पास क्या खबर है? क्या गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है कि वाकई हमें एडिशनल रिसोर्सेज इस माली साल चाहिए होंगे? तो कामरान, जो सैलाब की तबाहकारी है इसका जो अंदाज़ा अभी तक लगाया ही नहीं जा सकता। सेटेलाइट जो इमेजरी है वो आ रही है हुकूमतों के पास, सूबाई और वफाकी हुकूमत के पास। उसके अलावा जो मुख्तलिफ प्रोविंशल और फेडरल जो है डेवलपमेंट, ये जो रिलीफ से रिलेटेड जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, रेस्क्यू से रिलेटेड, उनके पास भी इमेजरी जा रही है। बट इसमें जब तक पानी उतर नहीं जाता और पानी का जो बहाव है वो नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक नुकसानात का जो तखमीना है वो नहीं लगाया जा सकता। अभी तक एस्टिमेट्स हैं, जैसे एक उसमें तखमीना ये है कि तकरीबन 14 लाख एकड़ के ऊपर जो खड़ी फसल है वो मुतासिर हुई। अब मुतासिर होने की उसकी दो कैटेगरीज होती है। एक तो एक पानी में फसल डूब गई। क्या डूबने का मतलब ये कि फसल तबाह होगी मुकम्मल तौर पर? ऐसा नहीं है। कुछ बड़ी फसलें हैं, जैसे गन्ने की जो फसल होती है वो उस तरीके से वो डैमेज होती है, वो तबाह नहीं होती। अगर चावल की फसल है, चावल की फसल अगर 2-3 इंच ऊपर रहती है पानी के तो फिर भी वो बचत हो जाती है, उसको डैमेज होता है पर मुकम्मल तबाह नहीं होती। तो ये वो सारी चीज़ें जिसकी बुनियाद के ऊपर अभी तक इसकी असेसमेंट करना मुश्किल है कि रुपयों की टर्म्स में कितना नुकसान हुआ है। लेकिन नुकसान तो बहरहाल हुआ है, अच्छा खासा हो रहा है, एक बड़ा सैलाब है। उसका क्या है ये बात की बात है। अब जो बात आप करें कि अखराजात के तखमीने की, अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मिनी बजट आ रहा हो, और आपको पता है कि कोई भी माली साल हो मिनी बजट के बगैर तो हमारी डिस्कशन कंप्लीट नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं कि अगर कोई मिनी बजट आ रहा हो उसकी वजह जो है वो सैलाब की तबाहकारियाँ ही हो। हाँ, वो वजह बताई जा सकती है, हो नहीं सकती। ये जो आपकी स्टोरी है इसमें जो जिक्र किया गया है कि शायद एक फेडरल लेवी जो बिल आ सकता है, तो फ्लड लेवी बिल आ सकता है, तो इसमें तो सैलाब का तो जिक्र उन्होंने कर दिया, तो इसका तफसीलात तो आप बताएंगे। तो इसका मतलब तो यही है कि जो मिनी बजट आ रहा है, ये जो नया बिल आ रहा है फाइनेंस या आएगा, प्रपोजल है, उसका ताल्लुक तो गवर्नमेंट जवाब तो सैलाब को ही बना के पेश करेगी। देखिए, ज़्यादातर जो अखराजात हैं वो सूबों के अंदर होने हैं, और सूबों के पास जो कैश है वो काफ़ी है। कोई भी सूबा ऐसी सूरत उसके पास उसकी माली सूरत हाल ऐसी नहीं है जिसमें उसको तकलीफ हो। किसी भी जो फ्लड अफेक्टेड फैमिली है, मैं फैमिली की हद तक बात करूँ, हर फैमिली को अगर वो चाहें तो एड दे सकते हैं और विदाउट टेकिंग एनी लोन दे सकते हैं। वफाकी हुकूमत के भी नुकसान हो रहे हैं, जैसे मोटरवेज और हाईवेज का जो नेटवर्क है वो वफाकी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जरिए मैनेज होता है। फिर मेरा ख्याल है एक एक्सपेक्टेड है ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ साहब वो एक रिलीफ पैकेज भी अनाउंस करेंगे, जो अगर पीएम अनाउंस करें तो फेडरल गवर्नमेंट उसके एक्सपेंसेस देगी। बट अगर वो पैकेज अनाउंस करते हैं वो इन सॉलिडारिटी कर रहे होंगे, इन केयर ऑफ दीज पीपल कर रहे होंगे, वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी उस तरीके से नहीं होगी। बिजली के बिलों की जैसे हमने पिछली दफा बात की थी, अब बिजली के बिलों की अगर कोई कॉस्ट आ रही है 15-20 अरब रुपये आ रही है, ज्यादा नहीं आ रही। ये जो खबर है जिसकी अब आज हम बात करने जा रहे हैं, जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी थी 2 दिन पहले, कि वफाकी हुकूमत एक मिनी बजट लाने के लिए गौर कर रही है। इस हवाले से बाकायदा जो इजलास हैं वो वजारत खजाना में, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ऑलरेडी हो चुके हैं। मोहम्मद औरंगजेब जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने इसके ऊपर इजलास भी चेयर किया है इसी हफ्ते, जिसमें ज़्यादा उसको जो शेप दी गई है इन प्रपोजल्स को। 4 बड़े प्रपोजल अगर हम नाज़रीन को पहले वो बता दें। सबसे बड़ा इसके अंदर प्रपोजल यह कि जो गाड़ियां हैं
खसूसी जो 1800 सीसी की गाड़ियां हैं उनके ऊपर एक 5% एक नया एक टैक्स लगा दिया जाए फ्लड लेवी के नाम पर। दूसरा प्रपोजल ये है कि जो सिगरेट्स हैं हर सिगरेट की डिब्बी के ऊपर 50 रुपए एक लेवी लगा दी जाए। पहले ये प्रपोजल ये था कि 70 रुपए लगा दी जाए लेवी, तो 70 अगर लगा तो उसके प्राइसिंग का कुछ होता है तो वो ज्यादा हिट करती है किसी एक कंपनी को। फिर तीसरा प्रपोजल इसके अंदर एक जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उसके ऊपर भी कोई 5% एक लेवी लगा दी जाए। और चौथा प्रपोजल जो ज्यादा ड्रास्टिक है कि इस बजट में जो हुकूमत ने 1150 अशिया थी इंपोर्टेड, उसके ऊपर जो रेगुलेटरी ड्यूटीज थी उनके रेट्स में सब्सटेंशियल कमी की थी, तो वो जो कमी जितनी की गई थी उसके बराबर एक लेवी अशिया के ऊपर लगा दी जाए। क्योंकि जो आरडी रेगुलेटरी ड्यूटीज हैं वो तो शायद रिवर्स करना इसलिए मुमकिन ना हो कि IMF की एक शर्त है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। और दूसरा ये कि अगर आरडी लगती है तो उसका एक हिस्सा फिर जो है वो सूबों को चला जाता है। जो लेवी का टैक्स है, जो लेवी के जरिए पैसा इकट्ठा होता है वो वफाक के अपने खजाने में रहता है, वो सूबों के साथ शेयर नहीं होते। 4 ये बड़े प्रपोजल है, इसमें कोई भी अभी हम नहीं कह सकते हद में, लेकिन एक फेडरल जो है फ्लड लेवी एक बिल है उसके ऊपर बाकायदा काम हो चुका है। इसमें जो गवर्नमेंट का सारा अगर ये सारा चीज होती है और प्राइम मिनिस्टर इसकी मंजूरी दे देते हैं तो जो एक गवर्नमेंट का पॉसिबल नैरेटिव हो सकता है कि अमीर के जो इस्तेमाल की अशिया उसके ऊपर टैक्स लगाकर उस पर जो लोग जो हमारी आबादियां मुतासर हुई हैं सैलाब से उनकी मदद की जाए। बहरहाल इतना कोई ये अट्रैक्टिव नैरेटिव अब रहा नहीं है क्योंकि अमीर के नाम पर हर बंदा हिट होता है। और जो अगर इंपोर्टेड गुड आ रही है कुछ 1150 अशिया के ऊपर अगर आप कोई रेगुलेटरी ड्यूटीज लगाने जा रहे हैं तो फिर अमीर आपके पास कैसे इस बात की गारंटी है वो सिर्फ अमीर ही कामरान इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये इनके कुछ इनिशियल प्रपोजल है। ये जो डिबेट है कि बिल्कुल ठीक है जिस पर जितना टैक्स बनता है उसे देना चाहिए, लेकिन अगर एक अमीर शख्स भी लॉ अबाइडिंग है और अगर अपना वो टैक्स पूरी तरह अदा करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको फर्दर पीनलाइज करें। हाँ, अगर टैक्स नहीं दे रहा और उसके पास रिसोर्सेज हैं, अपने आप को रजिस्टर भी नहीं करवाता, उसको जरूर सजा दें। लेकिन एक ऐसा शख्स जो बेशक टैक्स देता है और उसके बाद उसका हक है कि वो जो भी लग्जरी एंजॉय करना चाहे तो वो जरूर एंजॉय करे। आगाज में आपने जो बात की थी कि नाम तो बेशक इसका इन्होंने फ्लड लेवी बिल मुमकिन तौर पर रखा है, लेकिन जरूरी नहीं है इसका फ्लड के साथ ताल्लुक हो, क्योंकि नंबर्स अगर हम देखें जुलाई अगस्त के जो रेवेन्यू कलेक्शन है 40 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है और इस महीने के एंड पर मुमकिन तौर पर ये 100 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। 100 अरब रुपए से भी काफी ज्यादा होगा। मेरा तो बड़ा एक सेफ कंजर्वेटिव इसका मतलब है कि सैलाब की आड़ में गवर्नमेंट एक ऑप्शन तलाश कर रही है, जो उनको एक मौका मिला है कि जो शॉर्टफॉल मुमकिन तौर पर इस माली साल के आगाज में ही नजर आ रहा है तो उसको फिल करने के लिए ये एक अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। देखिए पिछले साल भी अगस्त के महीने से ही FBR का जो टैक्स का शॉर्टफॉल आना शुरू हो गया था, वो जो फिर पूरे माली साल में 1200 अरब रुपए से ज्यादा पे गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब इस पे बड़ी वो लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं कि मैं मिनी बजट नहीं लेके आया, लोग बड़ा कहते थे, लेकिन वो साथ ये बताना भूल जाते हैं कि 1200 अरब रुपए का टैक्स का शॉर्टफॉल भी आया था। अब यहाँ के अगर आप देखें इस सूरत हाल के अंदर भी 40 अरब का शॉर्टफॉल आ चुका है, ये फर्दर एक्सपेक्टेड है अच्छा खासा वाइडन हो जाएगा। अब ये जो लेवी है कामरान, इस पर एक चीज हम जो नाज़रीन के लिए क्लैरिफाई कर दें, लेवी की जो कलेक्शन है ये FBR के कलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन चूंकि ये भी एक रेवेन्यू है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की किटी में जाएगी तो ओवरऑल एक जो प्राइमरी बैलेंस का जो हदफ होता है IMF के साथ तय होता है उसके अंदर ये कैलकुलेट हो जाएगी। FBR का जो उसको जो मार पड़नी है वो तो पड़ेगी इसके अंदर। इसमें कामरान 2 चीजें डिबेट करने वाली है। एक तो ये जो आपने फरमाया कि अमीर हो गरीब हो, जिसका जितना टैक्स बनता है, अमीर होना कोई गाली नहीं है, अमीर होना कोई गुनाह नहीं है। तो ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है कि इस चीज को नैरेटिव बना के आप लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ डालें। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या 50 से 100 अरब रुपए भी किटी में नहीं है जब इतने इकोनॉमी के हालात अच्छे हो गए, जो हुकूमत दावा करती है कि अच्छे हो गए और नेचुरली इकोनॉमी के अंदर आपको एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है। तीसरा आर्ग्यूमेंट जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, ये मतलब जब तक पाकिस्तान के अंदर ये एक रवैया रहेगा हुकूमतों का, उनकी पॉलिसीज रहेंगी, जून में कोई काम करते हैं उसके 3-4 माह बाद उसको रिवर्स करने की सोच शुरू कर देते हैं, ये क्या तरीका है? अगर आपने इंपोर्टेड जो गुड्स हैं उसके ऊपर अपने रेगुलेटरी ड्यूटीज कम की थी, IMF का वजह थी या कोई भी वजह थी, लेकिन इन्वेस्टर को एक मैसेज चला गया कि हमने RDs कम कर दी, हमने फिर 5 साल का प्लान भी दे दिया, ना सिर्फ इस साल के लिए कमी की, आगे भी एक पूरा प्लान है 5 साल का जिसमें टोटल जो ट्रेड के ऊपर जो प्रोटेक्शन दी उसमें 52% हुकूमत ने कम से कम कमी करनी है। तो अगर आपने इधर से RD रेगुलेटरी ड्यूटी तो कम कर दी और लेवी उसके बराबर लगा दी तो मैसेज क्या जा रहा है? मैसेज यही जाएगा कि कान को इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात तो एक ही है। तो ये जो हमारा हम लोगों को ये समझ नहीं आती जो फैसला साज है, हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इनकंसिस्टेंसी। बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं, आप इंसेंटिवाइज करते हैं कि आ जाएं जी आप, और इन द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो है अपनी पॉलिसी को आप तब्दील कर देते हैं। आप चंद महीने के अंदर ही, आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं
कि अगर आपने IMF के कहने के ऊपर और वर्ल्ड बैंक के कहने के ऊपर ये अगर इंपोर्ट को लिबरलाइज किया था, तो अब आप दूसरे तरीके से सिर्फ नाम बदल रहे हैं। तो सवाल इसमें यह है कि IMF वाले तो इतने बेवकूफ़ नहीं है ना, उनको तो पता होगा कि आप दोबारा से उसी जो फैसला है उसको अनडू करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या IMF इतना आसानी से ये होने देगा इस तरह? लेकिन मेरा ख्याल अभी तक इनकी उस तरीके से IMF से बात नहीं हुई। IMF की टीम पाकिस्तान 25 सितंबर को आ रही है। एज यूजुअल जो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लगता है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते, जब से उन्होंने ऑटोनॉमी उसको खुद मुख्तारी दिलवाई है 2021 में, तो वो पहले कराची आएंगे, 2 दिन वहाँ पे उनसे मुज़ाकरात करेंगे, 25 को 29 से वो इस्लामाबाद आएंगे और यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे। स्टेट बैंक के लोग इवेंचुअली शामिल होंगे टॉक्स में, लेकिन ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि एक आइसोलेशन में जाके IMF स्टेट बैंक से बात करो। पिछली दफ़ा भी होता है, हुकूमत हमारी बिल्कुल खामोश रहती है, उन चीज़ों में IMF को घुसने दिया जा रहा है जहाँ पे उसका काम नहीं है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, जब ये बात करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन कामरान, गाड़ियों के हवाले से मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। बस करें, बहुत हो गया, हुकूमत बस कर दे, बहुत हो गया गाड़ियों के ऊपर मुख्तलिफ नामों के ऊपर के जरिए टैक्स। हमने इसी अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था, जो असगर जमाली हैं CEO इंडस मोटर्स के, उन्होंने जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है उसकी में उन्होंने जो डिटेल्स पेश की थी कि 30% से लेकर 61% तक गाड़ी की जो कुल कीमत है वो टैक्स है। तो 61% तक आप टैक्स ले रहे हो। अभी आपने कार्बन लेवी लगा दी। अब जो कार्बन लेवी है वो छोटी गाड़ी है, गरीब की गाड़ी है, मिडिल क्लास की गाड़ी है, उसके ऊपर भी 33,000 रुपये आपने ठोक दिया। उसके ऊपर आप फिर फ्लैट लेवी लगाने जा रहे हो। चले इस दफा शायद 1800 सीसी, बट 1800 सीसी के ऊपर भी क्यों? अगर उसकी आमदन है, उसने टैक्स दे दिया, वो जो मर्जी ले, वो जहाज ले, गाड़ी ले, तुम लोग होते कौन उसको रोकने वाले? तो और उसके ऊपर इस तरह के उसको पेनलाइज करने वाले। या तो आप बता दो कि ये सोशलिस्ट कंट्री है, हम इसी तरीके से निचोड़ेंगे और ये हमारा मोटो है कि अमीर से लेकर गरीब को देना है। या बता दो कि आप कैपिटलिस्ट सिस्टम हो, आप एक जस्ट और फेयर टैक्सेशन की बात करते हो जिसमें कोई जितना कमाता है उसका हिस्सा होता है। तो हिस्से के जो है वो ले जरूर जितना उसका आमदन से बनता है, उसको उसकी सजा मत दे। उसकी फ्रीडम है, जो मर्जी एंजॉय करे। और हमारे यहाँ आई थिंक प्रॉब्लम शायद जो फैसला करने वाले भी हैं, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि आखिर वेल्थ जो क्रिएशन है उसको हम डिस्करेज करते हैं। अगर एक शख्स जो है, देखें हर इंसान बराबर नहीं होता, अगर एक शख्स ज्यादा मेहनत करता है तो उसको उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप सिर्फ इस वजह से कि उसके पास वसाइल भी हैं, वसाइल भी आप अगर उतनी मेहनत करके उतना नहीं कमा सकते, आपको उतना मौका नहीं मिला, तो आप जरूरी है कि फिर आप उससे जेलस हो और नहीं जी हमने तो जरूर इनसे जो है ना वो पैसा लेना। तो ये माइंडसेट जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे ये इशू ये हो, मतलब एक और बड़ी रवाज बना, हम किसी को भी चोर कह देते हैं जी, टैक्स पेयर सारे चोर हैं, ताजर सारे चोर हैं। आप इन जनरलाइज नहीं कर सकते। आप बताएं कि ये कम्युनिटी है ताजरों के अंदर जो टैक्स पूरा नहीं देती, तो अगर नहीं देती आप उनको चोर कहते हो, उससे पहले ये भी बताओ कि हम भी नाकाम रहे हमसे टैक्स लेने में। हुकूमत है, ठीक है, ताजरों ने दबाव डाला, हुकूमत पीछे हट गई। तो ये एक बैलेंस जो अप्रोच है वो लेनी चाहिए हुकूमत को। चले यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे रेकोदिक के हवाले से। जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी है उसने उसकी लागत के हवाले से कोई रिवाइज्ड जो नंबर्स हैं वो शेयर किए हैं, और वो क्या है ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हफ्ते इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और एजेंडा था जो रेकोदिक मंसूबे के हवाले से जो उसकी लागत है उसका जायज़ा लिया गया और अब रिवाइज नंबर सामने आए। और रेकोदिक का आपको पता है कि बलूचिस्तान में सोने और तांबे की जो कानें हैं, और कहा जाता है कि अगर हमने अच्छे तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट किया तो अगले कई सालों तक वो पाकिस्तान की मईशत को सहारा दे सकता है। तो इसके हवाले से क्या डेवलपमेंट है? इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है, क्योंकि हम डिस्कस करते रहे हैं, तो लेटेस्ट नंबर्स क्या हैं इस वक्त अगर आप बात करें रेकोदिक मंसूबे? आपको जैसे पिछले प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया कि जो दुनिया का फोकस है, जो नई जो जिस किस्म की मिनरल्स हैं, जो क्रिटिकल मिनरल जिनको बोला जाता है, जिसमें नए फॉसल फ्यूल्स हैं, जिस तरीके से 1973 में जब तेल निकला था और गल्फ कंट्रीज की जो तकदीर बदल गई थी, आज हम उनसे कर्जे लेते हैं। तो इसी तरीके से मिनरल्स एंड माइंस जो है पाकिस्तान के अंदर भी हैं, क्रिटिकल माइंस हैं ये। रेकोडिक इज द फोकस नाउअडेज, बल्कि काफ़ी अरसे से। अब ये प्रोजेक्ट जो है ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है, बट उससे पहले बहुत सारे मराहिल होते हैं। ये ऐसे मंसूबे होते हैं जिनकी लागत का तखमीना लगाना, इन्वेस्टमेंट का तखमीना लगाना इतना आसान नहीं होता। ऑल तो दुनिया में और जगह पे भी ये काम हो रहे होते हैं।
ये जो मनसूबा इसका इनिशियल जो एस्टीमेट था रेकोडेक का, और इसकी सिर्फ फेज़ 1 की हम बात करें, टोटल 2 फेजेज इसकी होंगी। पहली फेज़ जिसका हुकूमत की कोशिश है कि 2000, हुकूमत तो नहीं बल्कि आप कह सकते हैं रेकोडेक माइनिंग कंपनी जो है, जिसमें बैरक गोल्ड की 50% शेयर होल्डिंग है और 50% वफाकी और सूबाई हुकूमतों की है, सूबाई हुकूमत बलोचिस्तान की 25% उसका और 25% वफाकी हुकूमत का है। ये शेयर होल्डिंग बताना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग कहते हैं कि सूबों के जो हिस्सा वो वफाक खा गया। तो इसमें इनिशियल जो एस्टीमेट था कि ये मंसूबे की जो पहली फेज़ होगी ये 4.3 अरब डॉलर की लागत से ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा और अपनी पैदावार 2028 में शुरू कर देगा। इसी साल मार्च में ईसीसी ने इसकी जो कॉस्ट थी उसको 4.3 अरब डॉलर से बढ़ाकर कोई 6.8 अरब डॉलर के करीब कर दिया। उसमें उस वक्त जो 59% का इजाफा किया गया था, इस जुमेरात को दोबारा ईसीसी का इजलास हुआ और उसमें सेकंड रिवीजन जो है वो इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कॉस्ट में अप्रूव कर दी है। अब मंसूबे की जो पहली फेज़ है उसकी जो लागत होगी वो 7.7 अरब डॉलर की लागत है अब रेकोडेक प्रोजेक्ट की फेज़ 1 की। और इसकी इस दफ़ा जो पहले जो रिवीजन हुई थी वो फिजिबिलिटी स्टडी की बेस के ऊपर हुई थी। इस दफ़ा जो रिवीजन हुई है वो 3 बड़े उसके फैक्टर्स हैं। नंबर 1 कि अब उसमें जो कर्जों का जो कंपोनेंट होगा इस 7.7 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट के अंदर वो बढ़ गया है। तो जब कर्जों का कंपोनेंट बढ़ जाता है तो फिर उसकी ऊपर जो सूद होता है उसका कंपोनेंट भी बढ़ जाता है। दूसरा फैक्टर ये है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा और तीसरा उससे रिलेटेड जो इन्होंने कंटेंजेंसी के लिए कुछ पैसा रखा हुआ है। तो अब जो रेकोडेक का मंसूबा जो इनिशियली इनका ख्याल था कि 4.3 अरब डॉलर की लागत से इसकी फेज़ 1 मुकम्मल हो जाएगी, अब 7.7 अरब डॉलर से मुकम्मल होगी और ये ओरिजिनल एस्टीमेट के ऊपर कोई 79% इसमें जो है वो इंक्रीज आया। अब इसमें जो एक फैक्टर है, जैसे आपने बता दिया कि 50% बैरक गोल्ड के पास है, 25% बलूचिस्तान गवर्नमेंट और 25% शेयर वफाकी गवर्नमेंट के पास हैं। और जो वफाकी गवर्नमेंट जो अपने शेयर्स हैं कुछ वो बेचना चाहते थे और हमने देखा कि सऊदी अरब का भी उसमें इंटरेस्ट रहा है। तो अभी क्या सिचुएशन है? हम कल ही डिस्कशन कर रहे थे जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो तारीखी दिफाई मुआहदा हुआ है, तो उससे एक उम्मीद तो ये की जा रही है कि जो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब से पाकिस्तान जिसकी तवक्को कर रहा है अभी तक हुई नहीं है, बट उस मुआहदे के नतीजे में शायद वो चीज़ें अनलॉक हों। तो उसका क्या स्टेटस है अभी तक? तो जो रेकोडेक की ये वाला जो ब्लॉग है इसमें शायद सऊदी इन्वेस्टमेंट ना आए और कुछ हुकूमत के इदारे थे उनकी तरफ से भी एडवाइस किया कि आप फेडरल गवर्नमेंट के पास पहले ही कामरान सिर्फ 25% शेयर रह गया, 50% बैरक गोल्ड, 25% गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पास है। तो फेडरल गवर्नमेंट का शेयर 25%, उसमें से भी अगर आप 10% कम अज़ कम भी आप दे देते हैं सऊदी अरेबिया को तो आपके पास पीछे क्या बचा, 15%। और इस तरह की जो गोल्ड माइंस होती हैं उसके आप इस तरीके से शेयर होल्डिंग और फ़ायदा नहीं है। 1.5-2 अरब डॉलर मिल भी जाएगा, वो निकल जाता है करंट अकाउंट खसारे में और इस तरह की चीज़ों में, तो बेहतर है ना बेचा जाए। हाँ, आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है फ्यूचर में कि इसके जो एडजेसेंट जो ब्लॉक्स हैं, गालिबन उसको L6 और L8 ब्लॉक्स बोलते हैं, उसमें सऊदी इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है और बाकी ममालिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आ सकती है। और इसमें जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, 7.7 अरब डॉलर का जो टोटल इसकी जो लागत है उसमें 3.5 अरब डॉलर का कर्ज लिया जाएगा। तो जो 3.5 अरब डॉलर का कर्ज लिया जाएगा जो कंपनी लेगी, उसके पीछे कुछ कंपोनेंट्स के अगेंस्ट फेडरल गवर्नमेंट की गारंटीज भी होंगी। वो कर्ज कौन ममालिक दे रहे हैं? उसमें कनाडा है सबसे इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसमें कुछ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, एडीबी का हम बता चुके हैं पहले, वो अप्रूव कर चुका है लोन, वर्ल्ड बैंक लोन अप्रूव कर चुका है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर बड़ा ही ज़्यादा एक इंटरेस्ट एक पाया जाता है। अब ये जो इसके अंदर जो टोटल इसमें अपेरेंटली लग ये रहा है, क्योंकि सोने की तो आपको पता है कि कहते हैं कि बेहतरीन सेफ इन्वेस्टमेंट होती है और जितना दुनिया में अनसर्टेनिटी है तो सारों को पता है कि सोने की चिड़िया ही समझ लें आप उसे, कि उधर तो जो भी इन्वेस्ट करेगा, जो भी आपको कर्जा देंगे तो ऑलमोस्ट गारंटीड आपको रिटर्न तो मिलना है। तो इसी वजह से वहां पे वो देखिए सोने की चिड़िया के जो अंडे हैं ना, जो कंसंट्रेट होता है जो वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये उसकी जो रिफाइनमेंट होगी वो पाकिस्तान में नहीं होगी। ईसीसी ने एक और इस जो समरी की जो है वो मंजूरी दी, ये पाकिस्तान रेलवेज की समरी थी। वो समरी ये है कि रेकोडेक की जो माइंस हैं वहां से लेकर कराची पोर्ट तक उसको ट्रांसपोर्ट करना है और ट्रांसपोर्ट जो है वो पाकिस्तान रेलवेज के जरिए किया जाएगा। ये जो एक जो ट्रैक है पाकिस्तान रेलवेज का, जिसका गालिबन उसकी लंबाई कोई 880 किलोमीटर बनती है, ये नोखंडी से स्टार्ट कर ML3 जो है उसको रोडी का जो सेक्शन है ML1 का, वहां पे उसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। बट चूंकि वो उस ट्रैक के 2 प्रॉब्लम्स, एक तो ये है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है
जिसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरा जो उससे ज़्यादा बड़ा मसला है कि वो कमर्शियली वायबल ट्रैक नहीं है, क्योंकि उसकी जो बेस्ट उसका यूज़ होगा ये जो माइन से वहाँ से जो कंसनट्रेट निकलेगा उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो ECC ने इस चीज़ की मंजूरी दी है कि जो रेकोडेक माइनिंग कंपनी है वो $390 मिलियन का एक कर्ज देगी पाकिस्तान रेलवेज को, ठीक है। और पाकिस्तान रेलवेज को जो कर्ज मिलेगा, चूंकि पाकिस्तान रेलवेज तो एक तबाहशुदा इदारा है, उसके लिए सॉवरेन गारंटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट देगी। ECC ने सॉवरेन गारंटी देने की मंजूरी दी है, बट ये जो कर्ज दिया जाएगा उसकी कोई कॉस्ट होगी। कॉस्ट है उसकी तकरीबन 7% उसके ऊपर सूद होगा डॉलर टर्म्स में, जो पाकिस्तान रेलवेज पे करेगा रेकोडेक माइनिंग कंपनी। अच्छा, ये जो रॉ मटेरियल में जो भी होगा, तो सोना जो इसकी जो रिफाइनमेंट है तो वो कहाँ पे होगी? आई डोंट नो, मैंने उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, लेकिन वो एटलीस्ट पाकिस्तान में नहीं हो रही है, क्योंकि ये पोर्ट कासिम के जरिए इसको मुल्क से बाहर लेके जाना चाह रहे हैं। इसकी जो इनके बैरक गोल्ड के कुछ इनकी फैसिलिटीज होंगी वहाँ पे जाएगा, बट मेरे पास इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। और मेरा ख्याल में इन द लॉन्ग रन, गिवन कि हमारे यहाँ जो प्रूवन ज़खायर हैं, तो शायद अगर टेक्नोलॉजी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए तो उससे शायद पाकिस्तान को ज़्यादा फायदा होगा। इधर ही अगर रिफाइनमेंट हो तो प्रोबेबली बेस्ट तो यही होता है ना कि, लेकिन इसमें अगर किसी का ये इसके ऊपर बड़ा एक प्रोपेगेंडा भी हुआ था जी कि वो सोना तांबा बाहर ले जाएंगे और ये कि पाकिस्तान को उसका इस्तेमाल मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये ऐसा नहीं होता। ये रेकोडेक माइनिंग कंपनी बैरक गोल्ड एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फर्म है, हुकूमत पाकिस्तान का 50% इसमें हिस्सा है। तो हुकूमत पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसलिए तो स्टेक होल्डर्स नहीं है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर कि अपना जो शेयर है किसी को लेने देंगे, तो ये इस तरह की चीजें रहती है। बट यस, अगर वो उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान में तैयार हो, फिर वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो, तो हमें उसके जरिए मतलब कि ज़खायर मिलेंगे। बट इमीडिएटली तो सबसे पहले तो वो टेक्नोलॉजी तो बात की बात है, हम रेलवे लाइन के लिए उसके लिए फंडिंग का एक मसला बना हुआ था। तो अब ये पाकिस्तान रेलवे को कर्जा दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, वो रेलवे ट्रैक बनाएगी और जो कर्ज है ये 3 साल में वापस करना होगा, उसके ऊपर सूद भी, और ये यकमुश्त पेमेंट में वापस करना होगा। तो कर्जा तो लिया पाकिस्तान रेलवे ने, गारंटी दिया फेडरल गवर्नमेंट ने, और पेमेंट टैक्स पेयर करेगा क्योंकि पाकिस्तान रेलवे कर्जा वापस नहीं करेगा। चले यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और बाद बात करेंगे, क्योंकि IMF जो है जब से हम उसके प्रोग्राम में गए तो वो ना सिर्फ जो पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हैं बल्कि गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं, हमारा जो जुडिशरी का निज़ाम है, उसके हवाले से भी उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सी तजावीज़ दी हैं और कुछ टारगेट सेट किए हैं कि पाकिस्तान उन पर अमल दरामद करे। क्या जो बेंचमार्क उन्होंने सेट किए थे या जो भी रोड मैप उन्होंने पाकिस्तान को दिया है, हम उस पर अमल दरामद कर रहे हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको याद होगा कि IMF ने अपना एक गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक का जो मिशन है वो भी पाकिस्तान भेजा था, और उस वक्त ने गैर मामूली तौर पर पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, बाकी जो ओहदेदार हैं, उनके साथ भी मुलाकातें की थी। मकसद उसका ये था कि पाकिस्तान में जो इंसाफ का निज़ाम है उसमें जो खामियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि ये जो बाकी हम इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ की बात कर रहे थे, किसी भी जो मुल्क की मजबूत मईशत या सरमायाकारी अगर आपने लानी होती है तो वहाँ पर आपका जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद होना चाहिए, क्योंकि बहुत से हमारे केसेस माजी में एग्जांपल्स रही हैं। जो रेकोडेक की हमने बात की, हमारे अपने ब्लंडर्स की वजह से वो फिर आउट ऑफ कोर्ट हमें सेटल करना पड़ा। तो इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है अगर आप तरक्की करना चाहते हैं। तो शहबाज, क्या इसके हवाले से फाइंडिंग्स हैं? वैसे तो हमारा जो जुडिशरी का निज़ाम है, अगर चले जाएं आप बड़ी अदालतों को तो छोड़ दें, निचली अदालतों में चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर जो हसूल इंसाफ है या लैक ऑफ इट कि क्या वहाँ पर सूरत हाल है, ये तो हम सब पता है। तो IMF ने जो भी इस वक्त अपनी जो फाइंडिंग्स दी हैं या बताया है, तो क्या उन्होंने राइटली डायग्नोज किया है जो पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल हैं? जब ये बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि लोअर कोर्ट्स का मैं भी एक उसके मुतासरीन में शामिल हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि जो लोगों के साथ आपकी वजह से जिंदगी में पहली मरतबा हमें भी 5-6 घंटे जो है ना वहाँ पर हाजिरी देनी पड़ी, वरना तो वैसे कवर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही ज्यादातर वो कवरेज किए। बट मैंने भी जिंदगी में कुछ दोस्तों की अदालतें हैं वहां पर ऐसे तफाक कुछ दोस्तों की मेहरबानी से मैंने भी पहली दफा कोर्ट्स देख ली, क्योंकि हमारे बड़ों ने ये नहीं सिखाया था किस तरफ भी जाना है। तो बहरहाल वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, कभी पूरी कहानी ये भी सामने रखेंगे किसने क्या किरदार अदा किया। वो कुछ फैक्ट्स है जो मैं इकट्ठे कर रहा हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि हम डिस्गाइज जरूर है कि शायद वैसे हम बात नहीं करते गए हैं तो हमें खुद नहीं। देखिए, मैं जब आपको लगती है तो समझ आती है कि यार यहाँ पे आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा। केस
तो बाद में है ना, हम तो आपको पता कि मैंने ही खबर की थी कि जो IMF का वफ्द है पाकिस्तान आया, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकातें करेगा। तो कामरान, ये इसकी जो रिपोर्ट है टेक्निकल मिशन की, इसकी जो रिकमेंडेशन है पढ़ने के काबिल है। और जब पाकिस्तान में इस वक्त जो जुडिशरी के हालात हैं, उसकी इंटेग्रिटी के हवाले से, बाकी जो चीज़ें इंसाफ के हसूल के हवाले से, तो ये रिकमेंडेशंस काफ़ी काबिल गौर है। और होपफुली ये माजी की बहुत सारी जो रिकमेंडेशन है उसकी तरह ये ज़ाया नहीं की जाएंगी, इनके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। 2-3 फोकस एरियाज थे इसके, जिसमें वो रूल ऑफ लॉ की आपने जैसे बात की, उसके ऊपर उसको उन्होंने फोकस रखा, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स की इंप्लीमेंटेशन, सर्विस डिलीवरी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जजेस की इंटेग्रिटी, उसके ऊपर बड़ा फोकस है इन रिकमेंडेशंस के ऊपर। तो ये चूंकि ये रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिल गई हैं, होपफुली उन तमाम इदारों को भेज भी दिए हैं, उसके ऊपर डिस्कशंस भी हुई हैं। तो जो इसमें काबिल अमल होंगी वो इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए, जो नहीं है वो उसके ऊपर IMF से इनको बात करनी चाहिए। पर ये जो रिपोर्ट है इसको 31 जुलाई 2025 तक इन्होंने पब्लिक करना था, इन्होंने पब्लिक अभी तक नहीं किया। वजारत खजाना का ये कहना है कि जी हमें IMF ने रिपोर्ट भेजी ही लेट है, 25 जुलाई को हमारे पास रिपोर्ट है ये, तो हम 31 को कैसे उसको पब्लिक करते, बट 31 अगस्त को इन्होंने करना था, वो भी नहीं कर सके। अब तो सितंबर भी ऑलमोस्ट गुजर गया आधा। तो इसकी जो मेजर चंद फाइंडिंग्स है ना, इसको अगर हम वन बाय वन डिस्कस कर लें, जो उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट, इसमें तकरीबन 12 मेजर उनकी सिफारिशात हैं रूल ऑफ लॉ के लिए पाकिस्तान के अंदर, और जिसमें एक उनका जो फोकस है कि पाकिस्तान को तवील मुद्दत की एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, किसके लिए, जो इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करने के लिए और सर्विस डिलीवरी के लिए। जज हो, जर्नलिस्ट हो, कोई पार्लियामेंटेरियन हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई प्राइम मिनिस्टर, हम लोग सब जो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। तो अगर जिसके लिए काम करे उसको इंसाफ ही नहीं मिल रहा, तो फिर इन इदारों के होने की अफादियत जो है इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया जो है निशान खड़ा हो जाता है। दूसरा, उन्होंने एक रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट में चंद रिकमेंडेशन हमने हाईलाइट की हैं, बाकी तो गवर्नमेंट होपफुली जब भी इनको फुर्सत मिलती है बाकी कामों से रिपोर्ट पब्लिक करेंगे। कि ये एक रिकमेंडेशन दी गई है कि इसकी जो इंटेग्रिटी है जुडिशरी की, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी में वो क्या रिकमेंड कर रही है IMF इनको, कि इनकी जो परफॉर्मेंस है उसकी आप सालाना जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक करें, और फिर उसको पब्लिश करना शुरू करें अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। फिर अगर नंबर्स ऑफ कंप्लेंट्स आ रही हैं जुडिशरी के अगेंस्ट जो रिसीव हुई हैं उसको पब्लिक करें, उसके बारे में नंबर्स दें। फिर जो कंप्लेंट्स आई हैं उसको क्या उनका रेजोल्यूशन किया हुआ उसके बारे में बताएं। जरूरी नहीं है कि आप सबके नाम दें जुडिशरी के, उसमें तरीकेकार होता है कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिक को दी जा सकती है और कौन सी नहीं दी जा सकती। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, ये बहुत जरूरी है इसका होना, क्योंकि अगर ये चीज होना शुरू होगी, जो अकाउंटेबिलिटी होती है, एहतसाब, मेरिट बेस्ड जो एहतसाब होता है, फिर आपको परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करना पड़ता है। फिर अगर आपने लोअर कोर्ट में है तो उसने अगर एलिवेट होना है हायर कोर्ट पे, हायर कोर्ट वाले ने सुप्रीम कोर्ट में होना है, तो फिर उसको अपनी कारकर्दगी भी बेहतर करनी पड़ेगी, अदर देन द अदर थिंग्स जो कि मैटर करती हैं इस तरह की एलिवेशंस के लिए। लेकिन इसमें जो मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमारे यहाँ, आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है या वेस्टेड इंटरेस्ट भी है। बहुत से या जो लोग हमारे यहाँ बैठे हैं एट द हेल्म ऑफ अफेयर, वो क्या चाहते भी हैं कि हमारी जो अदलिया है वो आज़ाद हो, वहाँ पर जजेस इंटेग्रिटी वाले हों और मेरिट के ऊपर वो फैसले दें, रूल ऑफ लॉ को सामने रखते हुए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तो होता है ना कि चलें पॉलिटिकल विल है लेकिन शायद कैपेसिटी के इश्यूज हैं, उस तरीके से कर नहीं पा रहे। एक है कि नीयत क्या है आपकी। मुझे तो ये लगता है कि हमारी नीयत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, अच्छे जजेस आप अपॉइंट कर नहीं सकते, बट द प्रॉब्लम इज कि जब आपको लगता है कि आपने एक सिस्टम को कंट्रोल करना है तो शायद फिर आपको ऐसे लोग चाहिए जिनकी इंटेग्रिटी क्वेश्चनेबल हो। होता पता क्या कामरान, इस तरह की चीज़ों के अंदर के किसी एक मकसूद मकसद के लिए आप कोई किसी को हायर करते हो, इंगेज करते हो, तो अगर तो वो चीज़ उस हद तक ही रहे, तो वो भी आइन, कानून और रूल्स के दायरे कार में होनी चाहिए। तो फिर जिस मकसद के लिए हायर किया जाता है वो उससे बाहर निकल के खुद छक्के मारना शुरू कर देता है। बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, मैं बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में सामने आएंगे, तो जिसको इंशाल्लाह मैं खुद सामने लेके आऊंगा। इसमें जो 2-3 और उनकी रिकमेंडेशन, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। नाज़रीन, उन्होंने जुडिशरी की जो इंटेग्रिटी उसको मजबूत करने के लिए कहा गया है, उसके ऊपर दोबारा फोकस किया है। 2-3 इसके हवाले से आपको सिफारिशात मिलती हैं। फिर जुडिशरी के अंदर, जुडिशियल प्रोसेस के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू है जजेस का, उसके हवाले से रिकमेंडेशन, इसमें कोई टारगेट नहीं किया गया, इन जनरल उन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम को ऑब्जर्व किया और उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन दी है। फिर उन्होंने कहा जी ट्रांसपेरेंसी लेके आए कि जजेस की, जुडिशरी की जो पेमेंट्स होती हैं वो कैसी होती हैं और कितनी होती हैं, उनको ग्रांट्स क्या मिलती हैं, उनको बाकी जो उनको क्या पैसे मिलते हैं। फिर उन्होंने जो एक और इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि
जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए जो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं, जिसकी तरफ अभी कामरान भी इशारा कर रहे थे कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं उसके लिए स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने की जरूरत है, और जो टेन्योर ऑफ द जजेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फिर कोर्ट्स की जो परफॉर्मेंस असेसमेंट है उसको देखने की जरूरत है। देयर आर अदर रिकमेंडेशन जिसमें जो केसेस का बैकलॉग है उसको कैसे कम किया जाए, जो फिर रूल ऑफ लॉ है उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए क्या किया जाए। तो ये जो सेट ऑफ रिकमेंडेशंस हैं जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को भी गई हैं, जुडिशियल कमीशन को भी गई हैं, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को भी गई हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी गई हैं, चूंकि इसमें कमर्शियल एस्पेक्ट भी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और बाकी जो स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी गई हैं, हाई कोर्ट्स को भी गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो रिपोर्ट है IMF की, ये पढ़ने के काबिल है, और हुकूमत को चाहिए कि जल्द ना सिर्फ इसको पब्लिक करे बल्कि एक इसका एक्शन प्लान, ये भी IMF की रिक्वायरमेंट है। रिपोर्ट पब्लिक करना एक चीज है, और उसका एक्शन प्लान जो एंड ऑफ अक्टूबर तक हुकूमत ने देना वो बनाकर वो भी पब्लिक करें, ताकि अवाम को ये तसल्ली को उनको इंसाफ मिल सकता है। किसी भी जज को एक फोन कॉल के जरिए किसी के खिलाफ केस करने के लिए और नाजायज केस करने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी डिस्कशन इसी इशू के ऊपर जारी रहेगी। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले भी हम जिक्र कर रहे थे जो IMF की मुख्तलिफ सिफारिशात हैं जुडिशरी में कैसे इस्लाहात लाई जाएं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो IMF का मौजूदा प्रोग्राम है $7 अरब का, 1 साल उसका मुकम्मल हो गया है, और फिस्कल अगर आप देखें साइड तो उस पर तो जो गवर्नमेंट है बाय एंड लार्ज उसने अमल दरामद किया है IMF की जो शराइत है। लेकिन जो बाकी ऐसी कंडीशंस थी बहुत सारी, जैसे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनको अंडर वन लीगल फ्रेमवर्क के लाना था, उसके हवाले से भी कोई खास प्रोग्रेस हुई नहीं है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, आई थिंक फिस्कल साइड ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो असल जो पाकिस्तान के जो जिस तरह से ये जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ हैं इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के अखराजात ज़्यादा हैं, खसारा बजट ज़्यादा होता है, टैक्स आपको लगाना पड़ता है। तो IMF तो तनकीद तो हम करते हैं, बट IMF की बहुत सी बातें जो हैं वो दुरुस्त भी होती हैं। अगर हम इनको ठीक कर लेते हैं, इनसे जान छुड़ा लेते हैं या इनके अंदर रिफॉर्म्स ले आते हैं, तो उतना हमारे लिए ये या मुनाफा बख्श बन जाएं या इनको जान छुड़ा लें तो हमारे उतने मसाइल कम होंगे। तो आखिर रिलक्टेंस क्या है ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, या क्यों नहीं इस पे हम इतना फोकस कर पाते? देखिए कामरान, मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी हमने ये बात की है। IMF का मसला ये होता है कि जब वो सियासी हो जाता है, IMF एक ग्लोबल वॉच डॉग है फाइनेंशियल सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग का, तो उसको सियासी नहीं होना चाहिए। जब वो सियासी होता है तो उन चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करता है जो कि किसी मुल्क की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में ठीक करने के लिए ज़रूरी होता है। जो फिस्कल नंबर्स हैं, आज करंट अकाउंट डेफिसिट है, कल सरप्लस हो जाएगा, आज जो बजट डेफिसिट जो 8% है कल 4% हो जाएगा, ये नंबर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो निज़ाम होता है, जो सिस्टम होता है, वो ट्रांसपेरेंट और स्ट्रेंथन होना चाहिए। इस हवाले से IMF की रिकमेंडेशंस आती रहती हैं, बाइंडिंग कंडीशंस भी आती हैं, लेकिन IMF उस तरीके से पुश नहीं करता कि ये जो काम करें तुमने जरूर करना है। बजट खसारा हदफ मिस हो गया तो क़यामत आ जाती है IMF की नज़र में। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको नहीं बढ़ा सके तो मसला बन जाता है IMF को इससे मसला नहीं बनता कि 10 इदारों को ठीक करना था, नहीं कर सके, बड़े आराम से उसका वेवर दे देंगे। ये जो अभी हम बात करने जा रहे हैं IMF के प्रोग्राम के तहत, और बाय द वे IMF के प्रोग्राम का 1 साल मुकम्मल हो चुका है, और 1 साल के अरसे में हुकूमत निजकारी करने में नाकाम रही है। 1 साल के अरसे में जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जिसको हर हुकूमत का फाइनेंस मिनिस्टर जो आया उसने कहा जी कि ये ब्लीडिंग यहाँ से हो रही है, पाकिस्तान इसलिए डूब रहा है, उसको बंद करने के लिए 10 इदारों की उसके जो इंतजामी ढांचे थे उनको बेहतर करना था, उसके हवाले से कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। ये जो इदारे थे नाज़रीन, इसके हवाले से पिछले साल IMF ने ये शर्त लगाई प्रोग्राम के अंदर कि इनके जो कवानीन है उसमें अमेंडमेंट्स की जाएं। क्यों की जाए? इसलिए की जाए कि इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हैं उसको बेहतर किया जाए। अगर पाकिस्तान रेलवेज है तो उसका जो सेक्रेटरी फेडरल गवर्नमेंट का रेलवे का वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड नहीं होना चाहिए। अगर वापडा है जिसका एक चेयरमैन है तो वापडा चेयरमैन के साथ उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सेपरेट होना चाहिए, चेयरमैन का कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन है तो उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर पोर्ट कासम अथॉरिटी है, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो ये अथॉरिटीज है, इनके क्या स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। इसके हवाले से 10 कवानीन में जो 10 इदारे उनके कवानीन में तब्दीली के लिए IMF ने कहा था, और उसकी जो डेडलाइन थी 30 जून 2025। जब हम आपसे बात करें
एक भी इदारे का जो कानून है उसमें तब्दीली नहीं की गई। इसमें 3-4 जो इदारे हैं उनके जो ड्राफ्ट लॉज हैं वो एक स्टेज तक पहुंचे जरूर है, लेकिन वो भी पार्लियामेंट से उनकी मंजूरी नहीं, जिसमें कोई प्रोग्रेस अगर आपको थोड़ी बहुत नजर आती है टू दी एक्सटेंट ऑफ की जो उनकी जो बिल्स हैं वो एटलीस्ट सबमिट करवा दिए गए हैं। उसमें ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस है, कराची पोर्ट ट्रस्ट है और उसके साथ पोर्ट कासम अथॉरिटी है। जहां से इनको कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है वजारत खजाना को, IMF के साथ शर्त मान ली गई थी, 30 जून 2025 की डेडलाइन थी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नीचे है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं है। इसी तरीके से वापडा के एक्ट में जो 1958 का एक्ट है उसमें तब्दीली के लिए कोई प्रोग्रेस नहीं है। पाकिस्तान रेलवेज का जो एक्ट है उस पर कंसल्टेशन जारी है बट हतमी तौर पर मंजूरी नहीं है। दो इदारे जो वजारत खजाना के अंडर है, जो वजारत खजाना दूसरों को कहती है कि अपने कवानीन में तब्दीली करें। एग्जिम बैंक का जो लॉ था वो भी अमेंड होना था, नहीं हो सका आज की डेट तक, वजारत खजाना की गलती है इसमें। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के कानून में तरमीम करनी थी, नहीं कर सके, वो भी वजारत खजाना की गलती है। बट पिछले महीने अगस्त में जो फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं उन्होंने बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं जिनके जिम्मे ये काम, उनको खत लिख के जरूर कहा कि ये कर लो, नहीं करोगे तो IMF की जो कंडीशन है वो पूरी नहीं होगी। तो कामरान बॉटम लाइन कि जहाँ पे सॉफ्ट टारगेट्स हों, जहाँ पे गवर्नेंस की बेहतरी हो, वहाँ पे IMF शराइत रख देता है, उस पर अमल दरामद नहीं करवाता। हुकूमत भी कहती है इस पर IMF ने कौन सी सख्ती करनी है, छोड़ें इसको, आगे बात करते हैं। 25 सितंबर को जो रिव्यू मिशन आ रहा है, तो गिवन के ये जो इसमें तो हम पूरा नहीं कर सके, कोई रुकावट है पाकिस्तान के लिए या अगली किस्त मिल जाएगी सक्सेसफुल? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई बड़ी रुकावट है। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों की तो IMF परवाह नहीं करता, हुकूमत भी इतनी परवाह नहीं करती। जो बड़े इनके टारगेट्स थे उसमें ज़्यादातर इनको हासिल किए इन्होंने। आगे भी IMF जो है फ्यूचर अगर आप बात करें, IMF सॉफ्ट इसलिए होगा कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ हैं जिसका हमने प्रोग्राम में जिक्र भी आगाज़ में किया, उसके इम्पैक्ट होंगे, सूबों के बजट्स के ऊपर होंगे, सूबों के बजट के ऊपर होंगे तो IMF के प्रोग्राम के ऊपर भी असरात होंगे। तो होपफुली ट्रांच की कंप्लीशन में, रिव्यू की कंप्लीशन में कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई जो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऑन अ लाइटर नोट, अब ऐसे भी हम सऊदी अरब के साथ हमारी दोबारा अच्छे गहरे वाली दोस्ती तो पहले भी थी, गहरे वाली दोस्ती होगी है तो IMF नहीं देगा तो हम सऊदी अरब से ले लेंगे। मीम्स का भी कोई मुकाबला नहीं है। वो कह रहे थे कि जी सऊदी अरब के ऊपर जो हमला है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर होगा, तो इसी तरीके से लोग कह रहे थे कि जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है तो वो सऊदी अरब के ऊपर भी हमारा जो कर्जा है 135 अरब डॉलर गैर मुल्की कर्जा है हमारे ऊपर, तो उसमें 5 अरब डॉलर सऊदी अरब का है, वो तो सऊदी अरब माफ कर देना, बाकी तो बाद में देख लेंगे। लेट्स सी, चलें क्या होता है। भारत प्रोग्राम इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।